वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ओरुनोडी। इसका मतलब है एक सेकंड। मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी बहुत ही लाजवाब लगी मुझे। एंड तक सस्पेंस में चलती रहती है, बीच बीच में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। कहानी में कहीं पर भी बोरिंग महसूस नहीं होता, बहुत ही एंगेजिंग से स्टोरी चलती रहती है और क्लाइमैक्स में जब ट्विस्ट रिवील होता है दैट इज माइंड ब्लोइंग ऑसम। मेरे लिस्ट में तो मस्ट वॉचेबल मूवी है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रात के 9:30 के आसपास शकुंतला नाम की एक औरत पुलिस स्टेशन पर आती है। अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगती है कि मेरे हस्बैंड का नाम शेखर है, वो सुबह 10 बजे घर से निकले थे लेकिन अभी तक घर वापस नहीं पहुँचे। कांस्टेबल कहने लगता है, अरे मैडम सिर्फ 9:30 ही तो बजे है, आप थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, शायद हो सके कहीं पर लेट हुआ होगा उनको। शकुंतला कहने लगती है कि सर मुझे एक बंदे पर शक है, उसका नाम है करिमेडू त्यागू। कांस्टेबल शॉक में रहकर पूछने लगता है, क्या तुम उस फाइनेंस बंदे त्यागू के बारे में बात कर रही हो? उसके पास जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वापस हमारे हाथ नहीं आते। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर पारदी आकर पूछने लगता है, क्यों डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं आएंगे? कांस्टेबल कहने लगता है कि सर वो त्यागू ऑलरेडी रजिस्टर ऑफिस में काम किया था, वो एक रिटायर पर्सन है, गरीब लोगों के घर को, उनकी जमीनों को कैसे हड़पना है वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। इसलिए जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ लगते हैं वो हमारे हाथ वापस नहीं आते। और इसी तरह त्यागू को थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहता। बाद में इंस्पेक्टर पारदी शकुंतला के पास आकर इसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ। शकुंतला कहने लगती है कि मेरी बेटी की शादी के लिए हम लोगों ने कन्नन नाम के एक बंदे के पास 7 लाख रुपए पैसे उधार लिया था। हमने सोचा शादी में जो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं उन पैसों से हम उस कर्जे को चुका देंगे, लेकिन सिर्फ 2 लाख ही आए थे। वो 2 लाख रुपए कन्नन को देकर महीना महीना उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने पे करने में थोड़ा डिले हो गया, जिस वजह से कन्नन अपने आदमियों के साथ आकर हमको धमकाने लगा कि 24 घंटों में मेरे सारे पैसे मुझे लौटा दो। लेकिन उतने सारे पैसे हम एक ही दिन में कैसे अरेंज कर सकते हैं? सो दूसरे दिन वो बंदा कन्नन त्यागू को हमारे घर पर लाया। त्यागू हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स को मंगवाकर कन्नन का जो कर्जा है वो चुका दिया उसने। बाद में त्यागू एक अग्रीमेंट पेपर पर साइन करने के लिए कहा। इस अग्रीमेंट को पढ़ने के बाद शेखर सिग्नेचर नहीं किया तो त्यागू इन दोनों से कहने लगा कि रिसेंटली तुम्हारी बेटी की शादी हुई है ना, मेरा आदमी तुम्हारी बेटी के घर के पास है, अगर मैं इशारा दूंगा तो मेरा बंदा घर के अंदर जाकर आएगा, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब बेचारे इन दोनों के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से उन अग्रीमेंट पेपर्स पर सिग्नेचर कर ही देते हैं। एक्चुअली इस अग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि 6 महीनों के अंदर शेखर और उसकी बीवी 8 लाख रुपए त्यागू को देना होगा, मतलब असल और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर। अगर नहीं दे पाए तो ये घर इनका ही हो जाएगा। शकुंतला पारदी से कहने लगती है कि आज वो 6 महीनों का टाइम हो गया और इन 6 महीनों के अंदर मेरे हस्बैंड शेखर ने सारे पैसे एडजस्ट कर लिया था। थोड़े बहुत बैंक में थे, थोड़े बहुत चिट फंड से निकाले। वो पैसे त्यागू को देने के लिए सुबह 10 बजे घर से निकले। बाद में दोपहर के 1 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड ने मुझे दोबारा कॉल किया। कहने लगे थे कि मेरे फ्रेंड योगी के पास मैंने थोड़े पैसे ले लिया, अब टोटली मेरे पास 8 लाख रुपए है। मैंने यही बात त्यागू को फोन करके बताया। त्यागू ने 4 बजे मिलने का अपॉइंटमेंट दिया। मैं 4 बजे वहाँ पर जा रहा हूँ, पैसे देकर हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स में वापस लाऊंगा। उसके बाद मैंने शाम के 6 बजे कॉल किया लेकिन वो फोन स्विच ऑफ में था। बाद में 9 बजे मुझे उसी नंबर से कॉल आया था लेकिन किसी ने भी बात नहीं किया। पारदी कहने लगता है कि आप फिलहाल अपने घर जाइए, मैं आपके पति के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। खैर दूसरी तरफ त्यागू अपने आदमियों के साथ मिलकर किसी दूसरे बंदे को बहुत मार पीट रहा होता है। कुछ सालों पहले इस बंदे के भाई ने त्यागू के रास्ते में आया था, वही गरीब लोगों की जमीनों को हड़पना। तो त्यागू गुस्से में आकर एक दिन उस बंदे के हाथ पैर बांध के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, उसको लंगड़ा कर देता है। और उसी बंदे का भाई फिलहाल त्यागू के रास्ते में आ रहा होता है। तो त्यागू इस बंदे को भी पकड़कर बहुत मार पीट रहा होता है। अपने आदमियों से कहने लगता है कि इसको भी मार के तालाब में फेंक दो। इस तरह से जब वो लोग उसको मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर पारदी आकर इन लोगों से फाइट करने लगता है, उस बंदे को बचाने लगता है। जब त्यागू को भी अरेस्ट करने वाला होता है तो तभी एक एमएलए पारदी को कॉल करके कहने लगता है कि इंस्पेक्टर तुम जहाँ पर भी हो फटाफट से वापस अपने पुलिस स्टेशन चले जाओ, तुम जानते हो ना वो त्यागू मेरा बंदा है। इंस्पेक्टर कहने लगता है, अरे सॉरी सर, मुझे तो नहीं पता कि ये त्यागू आपका बंदा है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मुझे किसी को तो अरेस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से जानबूझकर त्यागू के 4 बंदों को और उसी तरह त्यागू को भी अरेस्ट कर लेता है।
पुलिस स्टेशन पर लाकर त्यागू के बंदों को मार पीट कर शेखर के बारे में पूछने पर वो लोग पारदी को जो हुआ वो बताने लगते हैं। क्या एक्चुअली शेखर पूरे पैसे हासिल करने के बाद त्यागू को कॉल किया तो त्यागू ने शेखर को 4 बजे का अपॉइंटमेंट दिया कि तुम 4 बजे मेरी फैक्ट्री के पास आ जाओ। अब उसी जगह पर वो एमएलए भी मौजूद होता है। एमएलए त्यागू से कहने लगता है, शेखर पैसे देने के बाद क्या तुम उसके घर के प्रॉपर्टी पेपर्स उसके हाथ में थमा दोगे? तुम जानते हो ना शकुंतला की प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, कितनी इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए। त्यागू कहने लगता है, अरे सर आप फिक्र मत करिए, जब शेखर पैसे लेकर आएगा तो हम हिसाब गलत बता देंगे, तब तो वो पैसे एडजस्ट नहीं कर पाएगा ना। मतलब गरीबों की प्रॉपर्टी हड़पने में इस एमएलए का भी हाथ होता है। खैर दूसरे दिन पारदी एक चिटफंड वाले बंदे के पास जाता है। मतलब शेखर ने इसके पास कुछ पैसे जमा किया था, कल इसी बंदे के पास आकर आपने पैसे लिया था 4 लाख रुपए। ये बंदा कहने लगता है, हाँ सर कल शेखर मेरे घर पर आया था 12 बजे के आसपास, मैंने उसको पैसे दे दिया और उसी वक्त उसने त्यागू को कॉल करके बता दिया कि मेरे पास पैसे पूरे हैं, कहाँ पर मिलने के लिए आना है। बाद में एक कांस्टेबल पारदी को कॉल करके कहने लगता है कि सर कल शेखर अपने बैंक पर जाकर थोड़े पैसे विथड्रॉ किया था, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो सच में शेखर ने थोड़े पैसे विथड्रॉ किया। बाद में पारदी शेखर के फोटो स्टूडियो पर जाता है। मतलब शेखर एक छोटा सा फोटो स्टूडियो रन करते रहता है, तो उसी जगह पर शेखर की बाइक भी होती है। पास ही के एक चाय की दुकान के पास जाकर शेखर के बारे में पूछताछ करने लगता है। चाय वाला बंदा कहने लगता है, हाँ सर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास शेखर और उनके फ्रेंड योगी मेरी चाय की दुकान के पास आए थे। मतलब अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, तो कल भी आए थे। उस वक्त योगी 50,000 रुपए शेखर साहब को दिया था। शेखर अपने फ्रेंड योगी से कहने लगा कि अब मेरे पास पूरे 8 लाख रुपए है, फटाफट से मैं अपना कर्जा उतार दूंगा यार। तो योगी कहने लगता है कि शेखर तुमने इस टेंशन में अपना शेव ही नहीं किया, एक पागल जैसे नजर आ रहे हो तुम, पहले जाकर शेव कर लो, बाद में कहीं और जाना। बाद में योगी जी वहाँ से चले गए। बाद में पारदी वही के एक सैलून पर जाता है। वो दुकान वाला बंदा विनायका पारदी से कहने लगता है, हाँ सर कल दोपहर को शेखर सर मेरी दुकान पर आए थे शेविंग करवाने के लिए। शेविंग करते समय कोई त्यागू नाम का बंदा शेखर जी को कॉल किया था, किसी मिल के पास आने के लिए कहा, और शायद त्यागू ने शेखर के लिए कोई गाड़ी को भेजा था कि शाम में नहीं तुम अभी के अभी उस गाड़ी में बैठकर मेरे पास आ जाओ। वो गाड़ी सफेद कलर की थी, नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन गाड़ी के पीछे शिवलिंग का स्टिकर था। शेखर सर उस गाड़ी में बैठकर चले गए। पारदी कहने लगता है, अगर तुम उस गाड़ी को दोबारा देखोगे तो मुझे फटाफट से इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद जब पारदी अपने पुलिस स्टेशन पर आता है तो एसआई पारदी से कहने लगता है कि सर हमने शेखर की कॉल हिस्ट्री निकाल ली है। उस दिन जिन जिन लोगों ने शेखर को कॉल किया उन सारे लोगों से इंक्वायरी कर लिया हमने। तो शकुंतला के हिसाब से 9 बजे के आसपास शेखर के फोन से शकुंतला को कॉल आया, लेकिन किसी ने भी बात नहीं की। तो उस लोकेशन को ट्रैक करने पर हमको ये बात पता चली कि वो कॉल त्यागू के रिलेटेड क्वेरी से आया था, और उसी तरह शाम में शेखर का फोन स्विच ऑफ हुआ था। उसके बाद त्यागू का एक बंदा वकील के साथ पुलिस स्टेशन पर आता है त्यागू और उसके आदमियों को बाहर लाने के लिए। पारदी इन दोनों से कहने लगता है कि मैंने तो त्यागू को अरेस्ट ही नहीं किया। मतलब ऐसा बहाना बनाने लगता है कि मैंने त्यागू को पुलिस स्टेशन पर नहीं लाया, पता नहीं त्यागू कहाँ पर है। हालांकि त्यागू पुलिस स्टेशन पर ही होता है। तो ये दोनों यही बात एमएलए को आकर बताने पर एमएलए इन दोनों से कहने लगता है कि तुम ये चीजें मुझ पर छोड़ दो, मैं उस इंस्पेक्टर को देख लूंगा, वो कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर पारदी के पास आकर कहने लगता है कि सर उस शेखर का फोन ऑन हुआ, लेकिन शेखर के फोन में शेखर का नंबर नहीं है, किसी दूसरे का नंबर है। हमने फोन के IMEI नंबर से पता किया, शेखर के फोन में किसी मंजुला की सिम है। उसके बाद पुलिस वाले उस मंजुला के घर पर जाते हैं तो शॉकिंगली इस औरत के बच्चे के हाथ में शेखर का फोन होता है। इसके बारे में पूछने पर यह औरत मंजुला कहने लगती है, सर ये फोन मेरे हस्बैंड ने मुझे ला कर दिया, कहने लगा था कि गिफ्ट है मेरी तरफ से, मैंने अपनी सिम इसमें डाल दी। पारदी पूछने लगता है कि कौन है तुम्हारा हस्बैंड? इस हस्बैंड का नाम होता है भास्कर, और भास्कर और कोई नहीं त्यागू का ही एक बंदा होता है। उसके बाद क्या था, भास्कर को पुलिस स्टेशन पर लाकर अपने स्टाइल में इंक्वायरी करने लगते हैं। भास्कर कहने लगता है कि सर जब आप पहली बार त्यागू को अरेस्ट किया था तो मैंने फटाफट से एमएलए को जाकर इन्फॉर्म किया। वापस जब मैं क्वेरी के पास आया तो ना आप थे ना त्यागू भाई था, तो मैं उसी रात वहीं पर सो गया। सुबह होने के बाद जब मैं सुसु करने के लिए गया था तो वही किसी जगह पर मुझे एक फोन नजर आया, तो मैंने फटाफट से उसकी सिम निकालकर अपनी बीवी को दे दिया। अब मुझे नहीं पता कि वो फोन शेखर का था। खैर दूसरे दिन सुबह सवेरे पास के एक गांव में एक बंदा नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। वो बंदा ऊपर से नीचे देखकर शॉक में रह जाता है। नीचे किसी की लाश होती है। ये बंदा फटाफट से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर
पुलिस वाले फॉरेंसिक वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पता चलता है कि एक लड़की को उसके चेहरे पर प्लास्टिक कवर पहनाकर उसको मार दिया। पारदी कांस्टेबल से कहने लगता है कि कल हमारे पुलिस स्टेशन पर एक बंदा आया था ना कि उसकी बेटी मिसिंग हो गई, उस बंदे को यहाँ पर बुलाओ शिनाख्त करने के लिए। तो पुलिस वाले उसी तरह से उस बंदे को उसकी वाइफ को यहाँ पर बुलाते हैं। तो शॉकिंगली वो मरी हुई लड़की इनकी ही बेटी होती है। इस लड़की का नाम होता है पार्वती। पार्वती का फादर पारदी से कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी बेटी एक ज्वेलरी शॉप में एज ए सेल्स गर्ल की तरह काम करती है। रोजमर्रा की तरह वो अपने काम पर गई, लेकिन रात 11 बजने के बावजूद भी घर वापस नहीं आई। हर रोज मेरी बेटी पार्वती अपनी बाइक को किसी पार्किंग शेड में पार्क करती है। वहाँ पर जाकर देखा तो मेरी बेटी की बाइक वहाँ पर मौजूद है और आज सुबह आपने मुझे कॉल करके यहाँ पर बुलाया। इस तरह से बहुत रोने लगता है। उसके बाद पारदी उस पार्किंग शेड पर जाकर पार्वती के बारे में पूछने लगता है। वहाँ का बंदा कहने लगता है, हाँ हर रोज पार्वती यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करती है। कल रात वो अपनी गाड़ी को ले जा रही थी, लेकिन तभी उसकी गाड़ी स्किड होकर नीचे गिर गई। जब मैं पार्वती की बाइक को देखा तो उसकी गाड़ी पंचर थी। मैंने पार्वती से कहा कि तुम गाड़ी यहीं पर रखकर किसी ऑटो में चले जाओ, मैं सुबह तक पंचर डलवा कर रखूंगा, अब तो कोई भी दुकान ओपन नहीं होगा। उसके बाद पारदी उस ऑटो वाला बंदे के पास आकर पार्वती के बारे में पूछने लगता है कि तुमने पार्वती को कहाँ पर ड्रॉप किया। तो वो ऑटो वाला बंदा कहने लगता है, हाँ सर कल रात वो पार्वती मेरे ऑटो में बैठी थी। रास्ते में उसने कहा कि थोड़ी दूरी पर आप मुझे वहाँ पर रुका दो, मैं गली के कुत्तों को बिस्किट्स डालूंगी। हर रोज मैं उन कुत्तों को बिस्किट्स खिलाती हूँ, लेकिन आज मेरी बाइक पंचर हो गई। तो ऑटो वाला बंदा उस तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा वहाँ के कुत्तों को कुछ खिला रहा होता है। पार्वती वहाँ पर जाकर उस बंदे से पूछने लगती है कि आप कुत्तों को क्या खिला रहे हो। वो बंदा कहने लगता है कि मैडम मेरा एक मटन शॉप है, आज एक ऑर्डर कैंसिल हो गया तो ये सारा गोश्त बच गया, इसलिए मैं इन कुत्तों को खिला रहा हूँ। पार्वती कहने लगती है, अरे कच्चा गोश्त कुत्तों को मत खिलाइए, वो पागल हो जाएंगे। वो बंदा कहने लगता है, ठीक है मैडम मैं अगली बार नहीं करूँगा। उसके बाद वो ऑटो वाला बंदा पार्वती को उसके गली के पास ड्रॉप करके चला जाता है। यह सुनने के बाद पारदी उस ऑटो वाले बंदे से पूछने लगता है, क्या तुमने उस बंदे का चेहरा देखा जो कुत्तों को गोश्त खिला रहा था। ऑटो वाला कहने लगता है, अरे नहीं सर अंधेरा था ना, उसका चेहरा ढंग से नजर नहीं आया मुझे। बाद में पारदी एसआई को कॉल करके ये इंक्वायरी करने के लिए कहता है कि यहाँ के आसपास के एरिया में पता करो कि कल किसी का गोश्त का ऑर्डर कैंसिल हुआ है या नहीं। तो पुलिस वाले काफी सारे गोश्त की दुकानों के पास जाकर पूछताछ करने लगते हैं। सारे लोगों का जवाब यही होता है कि कल हमको किसी का भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। इसी दरमियान में पुलिस वाले ये देखते हैं कि एक बंदे का दुकान आज बंद है। उसके घर के एड्रेस के बारे में पता करके वहाँ पर जाकर पूछने पर वो बंदा कहने लगता है कि सर एक्चुअली आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैंने दुकान ओपन नहीं किया। खैर दूसरे दिन जब पारदी अपने पुलिस स्टेशन पर आता है तो तब तक पार्वती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी होती है। शॉकिंग बात यह है कि पार्वती प्रेग्नेंट थी। पारदी कहने लगता है कि पहले हमको पार्वती के बीएफ के बारे में पता करना होगा। इस तरह से पार्वती जिस शॉप में काम करती है वहाँ पर जाकर पार्वती के बारे में पूछने लगता है। मैनेजर कहने लगता है कि सर मुझे पार्वती की पर्सनल लाइफ के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं, लेकिन इसी शॉप में काम करने वाला नटराज नाम का एक बंदा पार्वती के पीछे पड़ा था, हर रोज उसे प्रपोज करता। पार्वती उसे लाइक नहीं कर रही थी। पार्वती मरने के बाद नटराज भी दुकान को नहीं आया, उसका फोन भी स्विच ऑफ में है, वो रामेश्वर में रहता है। इस तरह से उसका एड्रेस देने लगता है। तो पार्वती फटाफट से उस गांव पर जाकर नटराज के घर पर जाता है। दरवाजा ओपन करने पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि घर में नटराज लटक रहा होता है। इसने कब का आत्महत्या कर लिया फांसी लगाकर। और इसी तरह नटराज के हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है जिसमें पार्वती की ही न्यूज़ होती है कि कल पार्वती की डेड बॉडी पाई गई। नटराज के सारे घर में पार्वती की ही फोटोज होती है। तो पारदी यही सोचने लगता है कि शायद नटराज ने पार्वती को सच्चे दिल से प्यार किया। पार्वती मरने के बाद शायद इसने उस गम को सह नहीं पाया, इसलिए ये भी मर गया। शायद पार्वती का बॉयफ्रेंड कोई और होगा, इसलिए नटराज को रिजेक्ट किया उसने। बाद में पार्वती के फादर के पास आकर पार्वती के बीएफ के बारे में पूछने लगता है। पार्वती का फादर कहने लगता है, नहीं नहीं मेरी बेटी ऐसे काम हरगिज नहीं करेगी। और इसी तरह पारदी ये बात छुपाने लगता है कि पार्वती प्रेग्नेंट थी, शायद इनको और सदमा लग सकता है। जब वहाँ से जा रहा होता है तो तभी पार्वती की एक पड़ोसन लड़की पारदी के पास आकर कहने लगती है कि सर पार्वती के फादर झूठ कह रहे हैं। एक्चुअली कुछ दिनों पहले जब मैं वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकली तो मुझे पार्वती दीदी के घर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उस वक्त पार्वती ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपने पेरेंट्स को बता दिया, लेकिन पार्वती के फादर इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। कहने लगे थे कि उसकी कैस्ट क्या है, हमारी कैस्ट क्या है, ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती।
बाद में पारदी त्यागू के पास आकर कहने लगता है कि मुझे ये बात पता चली कि उस एमएलए को शेखर की जमीन बहुत इम्पोर्टेंट थी। मुझे लगता है कि उसकी जमीन को हासिल करने के लिए तुम लोगों ने ही शेखर को मार दिया, गायब किया। त्यागू कहने लगता है कि उस जमीन के लिए शेखर को किडनैप करने की जरूरत ही नहीं है हमको। अगर हमने किसी को किडनैप किया या तो फिर मारा तो खुलेआम करते हैं, ऐसे चोरी चुपके नहीं करते। ना हमने उसको किडनैप किया ना ही हमने उसको मारा। पारदी कहने लगता है ठीक है, सब कुछ कोर्ट में देख लेंगे। बाद में पारदी ऐसे से कहने लगता है कि पार्वती के चेहरे पर जो प्लास्टिक कवर पाया गया उसके बारकोड से वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है ये पता करने के लिए कहता है। ऐसा कहने लगता है कि सर हमने ऑलरेडी पता कर लिया, ऐसे प्लास्टिक कवर का मैन्युफैक्चर सिर्फ 3 जगहों पर होता है। ये रहे उन तीनों कंपनी के एड्रेस। इस तरह से वो एड्रेस पारदी को देने लगता है। बाद में पारदी त्यागू और उसके 4 बंदों को कोर्ट में प्रोड्यूस करता है। ये बात जानकर वो एमएलए कोर्ट के पास पहुंच जाता है। पारदी को वार्निंग देने लगता है कि मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा कि त्यागू मेरा आदमी है, इसके बावजूद भी तुमने उसको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया। अब देखो मैं तुम्हारी जॉब उखड़वा दूंगा। पारदी भी इसको वार्निंग देने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने और त्यागू ने मिलकर कितने लोगों की जमीन को हड़पा, वो सारे डिटेल्स मेरे पास है। अगर एक एक के बारे में छानबीन करूं तो जेल की सजा काटने के लिए तुम्हारी उम्र कम पड़ेगी। खैर अब पारदी त्यागू को शेखर के केस में नहीं बल्कि दूसरे केस में फंसाकर उसको जेल भिजवा देता है। मतलब 2 दिनों पहले त्यागू ने एक बंदे को मारने की कोशिश की ना, तो उस केस में इसको फंसा देता है। त्यागू एसआई का फोन लेकर पारदी को कॉल करके उसको धमकाने लगता है कि मैं बाहर आने के बाद तुम चैन की सांस नहीं ले पाओगे। खैर बाद में पारदी उस प्लास्टिक कवर के बारे में पता करने पर यह बात पता चलती है कि कंधा स्वामी नाम के एक बंदे के दुकान से ये प्लास्टिक कवर वैदिक हॉस्पिटल को डिलीवर हुआ। बाद में उस हॉस्पिटल के पास जाकर पूछताछ करने पर यह बात पक्की यकीन हो जाती है कि वो प्लास्टिक कवर वहीं से डिलीवर हुआ। तभी कांस्टेबल पारदी को कॉल करके कहने लगता है कि सर मैंने पार्वती के कॉल हिस्ट्री को चेक किया। 4 लोग रेगुलरली पार्वती को कॉल किया करते थे। एक है उसका फादर, सेकंड है उसकी बेस्ट फ्रेंड, तीसरा है नटराज और चौथा है शायद उसका बॉयफ्रेंड। उसका नाम है कंधा स्वामी। कंधा स्वामी का नाम सुनते ही पारदी शॉक में रह जाता है कि थोड़ी देर पहले जिस दुकान के पास गए थे उस बंदे का नाम भी कंधा स्वामी था। एट द सेम टाइम कंधा स्वामी कोडाईकनाल भाग रहा होता है। अपने फ्रेंड को कॉल करने लगता है कि तुम मेरे लिए फटाफट से एक रूम को फाइंड आउट करो। तो पुलिस वाले कंधा स्वामी के नंबर को ट्रैक करने पर इनको ये बात पता लग जाती है कि कंधा स्वामी गांव छोड़कर भाग रहा है। फटाफट से इसका लोकेशन पारदी को सेंड करने पर पारदी उस गाड़ी को चेस करके कंधा स्वामी को पकड़ ही लेता है। पुलिस स्टेशन लाकर अपने स्टाइल में इंक्वायरी करने लगता है। तो ये बंदा जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले कंधा स्वामी और उसकी फैमिली अपनी बहन की शादी के लिए गहने खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप गए थे। वहीं पर पहली बार कंधा स्वामी ने पार्वती को देखा तो उससे प्यार हो गया। बाद में कंधा स्वामी कोई ना कोई बहाना बनाकर हर रोज उस दुकान में जाकर पार्वती से मिलने लगा। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो गई। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करने लगे। उसके बाद एक दिन पार्वती कंधा स्वामी के बारे में अपने माँ बाप को बताया, लेकिन पार्वती के फादर ने टोटली मना कर दिया इन दोनों के रिश्ते से, जिसकी वजह से पार्वती और कंधा स्वामी ने रजिस्टर मैरिज कर लिया। पार्वती मरने से पहले मैंने वो प्लास्टिक कवर और कुछ सर्जिकल आइटम्स उसके हाथ में थमाकर वैदिक हॉस्पिटल में देने के लिए कहा था। उस टाइम पार्वती ने मुझसे ये कहा था कि मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैं तुमको बाद में बताऊंगी। और आपकी बातों से मुझे ये बात पता चली कि पार्वती मुझे क्या सरप्राइज देना चाहती थी। पार्वती प्रेग्नेंट थी। पार्वती पूछने लगता है कि लेकिन वो सर्जिकल आइटम्स क्राइम स्पॉट पर पाए गए तो वैदिक हॉस्पिटल को कैसे डिलीवर हुए। कंधा स्वामी कहने लगता है कि एक्चुअली रात के 10 बजे के आसपास हॉस्पिटल वालों ने मुझे फोन करके ये कहा कि वो आइटम्स अभी भी डिलीवर नहीं हुए। मैंने पार्वती को कॉल किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ में था, इसलिए मैंने एक और बिल बनाकर वो सारे आइटम्स हॉस्पिटल को डिलीवर कर दिया। पार्वती पूछने लगता है अगर तुमने पार्वती की हत्या नहीं की तो क्यों तुम गाँव छोड़कर भाग रहे थे। कंधा स्वामी कहने लगता है कि मैंने पार्वती के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ इमेजिनेशन किया था, लेकिन किसी ने पार्वती को बहुत ही बेरहमी से मार दिया, हमारे बच्चे को भी। इसलिए मैं खुद चोरी छुपके उसके बारे में पता करना चाहता था। अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन पार्वती कंधा स्वामी को समझाने लगता है कि तुम जल्दबाजी में ऐसे फिजूल के डिसीजंस मत लो, तुम्हारी और भी जिंदगी बाकी है। खैर बाद में पार्वती यही सोचने लगता है कि शायद पार्वती के फादर ने ही पार्वती को मार दिया होगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। पार्वती के फादर को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करने पर ये रोते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा सर, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। पार्वती पूछने लगता है तो फिर उस दिन आपने मना क्यों किया कि आप उसके बीएफ के बारे में नहीं जानते। पार्वती का फादर कहने लगता है
अगर मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा तो ये खबर सारे मोहल्ले में फैल जाएगी, तो हमारी बदनामी हो सकती है, इसलिए मैंने इस बात को छुपा दिया आपसे। खैर दूसरे दिन पुलिस वाले शेखर के स्टूडियो पर जाकर वहाँ पर कुछ तलाशी लेने लगते हैं कुछ सबूतों के लिए, लेकिन कुछ भी क्लू नहीं मिलता। तो थोड़ी देर के बाद पारदी शेखर की बीवी और शेखर का बेस्ट फ्रेंड योगी को यहाँ पर बुलाने लगता है। तो योगी उस दिन जो हुआ वो बताने लगता है कि शेखर ने मुझसे 50,000 रुपये मांगा था, तो हम दोनों ने चाय की दुकान पर मुलाकात की। मैंने उसको 50,000 रुपये दे दिया और शेखर ने कहा कि अब मेरे पास 8 लाख रुपए है। और हाँ सर, उस चाय की दुकान के पास एक बंदा बैठा हुआ था जो हमारी बातें सुन रहा था। उसके हाथ पर एक लाइन का टैटू भी था। तभी कांस्टेबल पारदी से कहने लगता है कि सर वो तो मुर्गन हो सकता है जो छोटी मोटी चोरियां करता है, कल भी एक छोटे से केस पर अरेस्ट हुआ है वो। तो बाद में पारदी मुर्गन के पास जाकर उसे मार पीट कर पूछने लगता है, कहने लगता है हाँ सर, कल मैं उस चाय की दुकान के पास बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। शेखर सर के पास 8 लाख रुपए थे और मैंने सोचा कि उन पैसों को मैं चुरा दूं, लेकिन जब तक मैं प्लान करता शेखर सर कहीं पर गायब हो गए, मतलब मुझे नजर नहीं आए। तो बाद में पारदी सोचने लगता है कि त्यागू ने शेखर को किडनैप नहीं किया। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से शेखर आखिरी बार अपने किसी कस्टमर से बात की, लेकिन वो सैलून शॉप वाला बंदा विनायकन ने कहा कि आखिरी बार शेखर ने त्यागू से बात किया, उसके लिए गाड़ी भिजवाई। शेखर त्यागू की गाड़ी में बैठकर चला गया। तो पारदी फटाफट से उस विनायकन को पुलिस स्टेशन पर लाकर अपने स्टाइल से इंक्वायरी करने लगता है। पूछने लगता है कि बताओ क्या सच में उस दिन त्यागू ने शेखर को कॉल किया था, क्या हुआ था उस दिन। विनायकन जो हुआ वो बताने लगता है कि हाँ, लास्ट टाइम शेखर ने अपने कस्टमर से ही बात की, नहीं कि त्यागू से। जब मैं शेखर की शेविंग कर रहा था तो उस वक्त शेखर अपने कस्टमर को अपने फोटो स्टूडियो का एड्रेस बता रहा था। फोन काटने के बाद मैं दोबारा शेविंग करने लगा तो उसी वक्त शेखर ने जोर से छींक दिया, जिसकी वजह से शेखर का गला कट गया विथिन सेकेंड में। जख्म बहुत ही गहरा होने की वजह से उसी वक्त शेखर सर की मौत हो गई। उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे कॉल करके किसी फंक्शन पर बुलाया, तो मैं घबराता हुआ उस फंक्शन पर गया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं शेखर का अब क्या करूं। फंक्शन खत्म होने के बाद मैं अपनी बीवी और बेटी को घर पर ड्रॉप करके दोबारा मैं अपनी दुकान पर आकर शेखर सर के टुकड़े टुकड़े करके उन पार्ट्स को फ्रिज में रख दिया। बाद में मैंने शेखर के फोन को त्यागू के क्यूरी के पास फेंक दिया। बाद में मैंने किसी मटन दुकान के पास आकर कुछ गोश्त को खरीद कर उन गोश्त के टुकड़ों में शेखर के भी गोश्त के टुकड़े मिलाकर रात होने के बाद कुछ गली के कुत्तों को खिला रहा था। तो उसी वक्त वहाँ पर रेगुलर ही की तरह पार्वती आई थी और मुझसे ये पूछा कि कच्चा गोश्त कुत्तों को मत खिलाओ, वो पागल हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद वो कुत्ते विनायकन पर हमला करने लगे। तो विनायकन बाकी गोश्त के टुकड़ों को लेकर कहीं पर जाने लगता है। अब ये चीज पार्वती ऑब्जर्व करके चोरी चुपके इसका पीछा करने लगती है। तो विनायकन किसी जगह पर आकर एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उन गोश्त के टुकड़ों को दफनाने लगता है। पार्वती अपने फोन में इस चीज को रिकॉर्ड करती रहती है। उसी वक्त लेट नाइट होने की वजह से पार्वती का फादर पार्वती को कॉल करने पर इसका फोन रिंग होने लगता है। ऑफ कोर्स ये आवाज विनायकन सुन लेता है। फटाफट से पार्वती के पास आकर इसका मुंह दबाने लगता है। उसी प्लास्टिक कवर से इसका चेहरे को ढक देता है। तो इसी दरमियान में पार्वती की मौत हो जाती है। विनायका कहने लगता है कि सर मैंने जानबूझकर शेखर सर को नहीं मारा, मैंने ये सब कुछ मेरी बीवी बच्चे के लिए किया। पार्वती कहने लगता है कि शेखर को तुमने जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन खामखा तुमने पार्वती की जान को ले ली। विनायका को कोर्ट में प्रोड्यूस करने पर कोर्ट इसको सजा देती है। उसी कोर्ट के बाहर पार्वती के माँ बाप और शेखर की बीवी शकुंतला होते हैं। विनायका इन सारे लोगों के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस ऐसे ही हो गया, प्लीज चाहे तो मुझे माफ कर लो। सच में ये लास्ट का सीन बहुत ही इमोशनल लगा मुझे। अब वो लोग भी इसको कुछ भी नहीं कहते, बस रोते रहते हैं। सारे लोग अपने किस्मत के हाथों मजबूर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, तो देखा आपने 1 सेकंड में क्या नहीं हुआ, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।